हमारा टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, तो हमने प्रिज्म को लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, तो उसमें हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट ली थी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग व्हाइट लाइट लेंगे जो कि बताता है हमें डिस्पर्शन का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। तो इस एक्सपेरिमेंट को आइजैक न्यूटन ने किया था, जहां पर एक ग्लास प्रिज्म उन्होंने लिया और एक व्हाइट लाइट, मतलब नेचुरल सोर्स से जो हमारी लाइट आती है उसको हम व्हाइट लाइट बोलते हैं, वो इंसिडेंट हो रही है एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस को विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, तो यहां पर हमने जो ये रेड कलर से डॉटेड लाइन शो की है वो है नॉर्मल। तो जैसे ही व्हाइट लाइट एंटर कर जाती है पहली बार, जब रिफ्रैक्शन हो रहा है यहां पर, तब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में हमको ऐसे कुछ कलर्स दिखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो डेविएट होता है टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म वो है वॉयलेट, और सबसे ऊपर हमको मिलता है रेड, और इसके बीच में हमें रेज मिल रही है दूसरे कलर्स की। ऐसे 7 कलर हमें मिलेंगे। तो ये कौन से होंगे? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ऐसे 7 कलर हमें मिले जो हमें इंद्रधनुष में भी मिलते हैं, है ना, रेनबो में हमें मिलते हैं। तो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिस्पर्शन? तो क्या है यहाँ पे? डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड इन मीडियम। किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में, ठीक है, बाहर जब था वो व्हाइट लाइट था, लेकिन यहां पर आगे स्प्लिट हो गया जब, क्योंकि हर एक कलर का अलग स्पीड होता है, और इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्लास इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी पर्टिकुलर रे के लिए, ठीक है, वो डिफरेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही डिफरेंट हो जाता है इसके लिए। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम ये बोल रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज व्हाइट लाइट, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फॉर अ पर्टिकुलर, अगर हम लोग रे देखें, पर्टिकुलर कलर देखें, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहां पर हम बोलेंगे तो स्पीड ऑफ वॉयलेट लाइट इज मिनिमम, हमें पता होना चाहिए, एंड स्पीड ऑफ लाइट रेड लाइट इज मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम लाइट है। तो क्या है यहाँ पर? इनवर्स प्रोपोर्शन आ रहा है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पकड़ा आपने, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ वॉयलेट लाइट, तो क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट लाइट क्या आएगा? ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। क्योंकि देखो यहां पर हम लोग अगर स्पीड ऑफ लाइट फॉर रेड लाइट लेंगे, ठीक है, फॉर रेड लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? डिनोमिनेटर जब बड़ा हो जाएगा तो ये म्यू की वैल्यू कम आएगी। वही अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट लाइट लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये छोटा है, तो न्यूमरेटर बड़ा होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा आएगा। ठीक है, तो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है एज कंपेयर टू रेड। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट लाइट इज, फॉर वॉयलेट लाइट इज मोर देन रेड। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन आ रहा है इनका, सिंपल सी बात है। देन अगर हम एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो यहां पर देखो, यहां पर नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वॉयलेट लाइट, ये एंगल मिनिमम है, तो आर मिनिमम, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मिनिमम फॉर वॉयलेट लाइट, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मैक्सिमम फॉर, ये जो आर मैक्स लिख रहा हूं ना मैं, ये किसके लिए? ये रेड लाइट के लिए, वॉयलेट के लिए मिनिमम डेविएशन है। तो यहां पर रिलेशन क्या बन रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ, साइन आर इधर चला गया, म्यू इधर आ गया नीचे, तो क्या हो जाएगा?
रिलेशन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन म्यू। सही बात है, ये रिलेशन मिल रहा है हमको। तो इस रिलेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, जिस लाइट के लिए, जिस कलर ऑफ लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, उसके लिए रिफ्रैक्शन का एंगल कम, छोटा। तो देखो वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया तो न्यूमरेटर कम हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि फॉर रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन का एंगल फॉर वॉयलेट लाइट इज मिनिमम। दिख रहा है यहां पे, फॉर वॉयलेट लाइट जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है वो मिनिमम है, ठीक है। और वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इस पूरे रेंज में सबसे कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड लाइट मैक्सिमम है। देखो इतना बड़ा रिफ्रैक्शन एंगल मिल रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिनिमम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, मैक्सिमम है। वॉयलेट के लिए मिनिमम और रेड के लिए मैक्सिमम। समझ में आया क्या? तो जब ऐसा कुछ होता है आपके लिए, डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म जब हम लोग कर रहे हैं, तब ये सारे सिनेरियोस हमें पता होने चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो जो कलर सबसे कम डेविएट हुआ, वॉयलेट का डेविएशन क्या है? मिनिमम है ना, वॉयलेट का है मिनिमम डेविएशन। कि मैक्सिमम डेविएशन। एक्चुअली ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। देखो सबसे ज्यादा भटकता हुआ डेविएशन हम लोग देखेंगे कि इंसिडेंट रे कहा गई है ना। तो डेविएशन अगर आपने इतना समझ गया आपको, तो जो मैं लास्ट में स्टेटमेंट बोलने वाला हूं उसको मैं जस्टिफाई करना चाहता हूं। देखो ये इंसिडेंट रे है, ऐसे जाने वाली है, तो सबसे ज्यादा भटकी कौन? अगर मैं ये एंगल देखूं यहां से यहां तक, तो सबसे ज्यादा डेविएट कर गया कौन? वॉयलेट। तो वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट कर गया। मिनिमम रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वॉयलेट का है, लेकिन इंसिडेंट रे और ये जो वॉयलेट रे ऑफ लाइट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो एंगल है सबसे बड़ा है। तो हम बोलेंगे वॉयलेट लाइट का मैक्सिमम डेविएशन है, ठीक है, और रेड का मिनिमम। देखो रेड, ये जो इंसिडेंट रे जा रही थी उससे कम एंगल बन रहा है, तो रेड के लिए मिनिमम डेविएशन है। समझ में आ रहा है क्या? तो जब भी आपको रेड या वॉयलेट लाइट पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा बेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ जो झुकेगा उसको हम मैक्सिमम डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बात? द वॉयलेट लाइट डिविएटेड द मोस्ट एंड द रेड लाइट डिविएटेड द लीस्ट, ठीक है। तो मैक्सिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन हमने लिखा, ठीक है। समझ में आया? तो कलर स्पेक्ट्रम का कोई एक शार्प बाउंड्री नहीं होता है, ये बात आप पहले ध्यान में रखो कि कलर स्पेक्ट्रम का कोई एक शार्प बाउंड्री नहीं होता है। नो शार्प बाउंड्रीज। ऐसा नहीं है कि यहां पर, यहां तक ऑरेंज खत्म हो जाएगा, यहां पे येलो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक रेंज है, यहाँ पे ग्रेडियंट भी मिलता है। ग्रेडियंट मतलब वॉयलेट है, होगा 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 होगा, इंडिगो दिखेगा, फिर ब्लू दिखेगा, फिर ग्रीन दिखेगा, फिर येलो, फिर ऐसे। तो आपको दिखेंगे सातों कलर, पर ऐसा कोई शार्प बाउंड्री नहीं है कि इतना इतना विड्थ वॉयलेट का है, इतना विड्थ रेड का है, इतना विड्थ ग्रीन का है, ऐसा कुछ शार्प बाउंड्री नहीं है। तो स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग जो बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम जिसमें आता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड,
विबग्योर। ठीक है, स्पेक्ट्रम जो आता है अपना विबग्योर स्पेक्ट्रम है, इस विबग्योर को हम नो शार्प बाउंड्री बोलते हैं और इसी को हम लोग है ना स्प्लिटिंग ऑफ लाइट बोलेंगे, इसी को हम डिस्पर्शन बोलेंगे। ठीक है, डिस्पर्शन के कॉजेज आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। और ये जो मैंने एकदम शॉर्टकट में आपको लिख के दिया है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। बस जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। ठीक है, जिसका स्पीड मिनिमम होगा उसके लिए रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, ये अगर इनवर्स प्रोपोर्शन आपने हर जगह याद रखा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो। शुरू करते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम जो हमें मिला था, हमने एक प्रिज्म यूज किया था, अब यहां पर हम रिकॉम्बिनेशन करने वाले हैं स्पेक्ट्रम का। मतलब व्हाइट लाइट एंटर कर गई रिफ्रैक्टिंग फेस पे प्रिज्म 1 के। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा, तो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा विबग्योर। ठीक है, 7 कलर मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा डेविएट होने वाली जो लाइन है, देखो यहां पर मैंने नॉर्मल नहीं बनाया, लेकिन नॉर्मल यहां पर बनाओ आप लोग। ठीक है, ये रे जो होगी, ये जो इमेजिनरी लाइन होगी वो होगी नॉर्मल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेविएट होती है टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म वायलेट लाइट, और उसके फिर कम रेड होती है। और सेकेंड प्रिज्म है हमारा जिसका रिक्वायरमेंट है कि प्रिज्म 1 और प्रिज्म 2 सेम मटेरियल से बनने चाहिए, है ना, और उनका रिफ्रैक्टिंग एंगल, मतलब जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो सेम होना चाहिए। मतलब ऑलमोस्ट ये दोनों सेम प्रिज्म होंगे। ठीक है, सेम प्रिज्म होंगे, सेम मटेरियल से बने होंगे और सेम एंगल होगा उसका। ठीक है, तो ये जो डिस्पर्स लाइट है, ये जो स्पेक्ट्रम है, जैसे ही एंटर कर जाता है वॉयलेट लाइट और ये रेड लाइट, जब इसके बाहर निकलेगा तो हमें व्हाइट लाइट ही मिलती है। तो ये रिकम्बाइन हो गया, जो व्हाइट लाइट एंटर की थी, अगर आपने ऐसी इन्वर्टेड पोजीशन रखी प्रिज्म की तो फिर से व्हाइट लाइट ही बाहर निकलेगी। ठीक है, तो पहला जो प्रिज्म है इसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्सिंग प्रिज्म, जहां पर रे ऑफ लाइट व्हाइट लाइट से डिस्पर्स होके विबग्योर में कन्वर्ट हो रही है। और दूसरा प्रिज्म होगा उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन प्रिज्म, क्योंकि ये सातों कलर्स को वो फिर से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन ये है कि लाइट कमिंग आउट ऑफ P2, ये जो P2 प्रिज्म है जिससे लाइट बाहर निकल रही है वो व्हाइट कलर की है और पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब ये जो रे निकलने वाली थी वो अब यहां से निकल रही है, ऐसा लग रहा है। मतलब ये ऑलमोस्ट आपने अगर ऑब्जर्व किया कि ये जो इंसिडेंट रे थी इधर जाने वाली थी लेकिन इधर निकल गई। ठीक है, ऐसा सिमिलर केस हमें ये जो व्हाइट लाइट के डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या मिल रहा है, यहां पे डिस्प्लेस्ड हो गई है ना, यहां पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट वाला केस मिल रहा है। मतलब रे ऑफ लाइट जो व्हाइट लाइट थी जो इधर जाने वाली थी, रिकॉम्बिनेशन के समय यहां निकल गई, तो इंसिडेंट रे और ये जो इमर्जेंट रे है यहां पर, है ना, वो कैसे एक दूसरे से पैरेलल है। सेम केस हमें मिला था ग्लास स्लैब में। कहा मिला था? ग्लास स्लैब में। ठीक है, तो ग्लास स्लैब में जो हमें मिला था, है ना, पैरेलल साइडेड वहां पर था। तो अगर इसको मैं कंबाइन करूं तो यहां पर ऐसा कुछ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो यहां पर ऐसा कुछ मिलेगा हमें। तो ये फेस और ये फेस एक दूसरे से एकदम पैरेलल आते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें मिलता है। तो जो रे इधर जाने वाली थी वो इधर से निकल रही है रिकम्बाइन करके, तो यहां पर भी जो केस हो रहा है वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का ही हो रहा है। तो यहां पर हमें क्या मिलता है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। ठीक है, ये भी एक मजेदार चीज है इसकी। ठीक है, तो यहां पर हमें बस टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए कि किसको डिस्पर्सिंग प्रिज्म बोलते हैं, किसे
रिकॉम्बिनेशन प्रिज्म बोलते हैं। और ये सारी प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसको? रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। समझ में आई चीजें? तो प्लीज आप इसको नोट करो, अच्छे से लिखो, ठीक है? तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है? सिचुएशंस है हमारे पास कि एक प्रिज्म रखा गया है जो कि ऑब्वियसली डेंसर है, जो ग्लास से बना हुआ है प्रिज्म, और उसके सराउंडिंग का मीडियम रेयरर है, ठीक है? मतलब नॉर्मल सिचुएशन हमारा एयर में हमने एक प्रिज्म रखा है, ठीक है, विथ प्रिज्म एंगल ए या रिफ्रैक्टिंग एंगल ए। तो क्या हो गया? नॉर्मल केस हो गया जहां पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी, पहला रिफ्रैक्टिव होगा क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है एज कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है? फिर इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस बन जाएगा, ठीक है? इट विल बेंड टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर टू रेयरर जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, तो ये एंगल बड़ा होगा। सो बेस ऑफ द प्रिज्म, जो कि इसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसके तरफ बेंड कर जाएगी रे। और जैसे ही हम बोल रहे हैं कि इट विल, अगर ये प्रिज्म हमने ऐसे कुछ सिचुएशन में रखा जहां पर डेंसर मीडियम सराउंडिंग में है और ये रेयरर बन जाता है, मतलब ग्लास का ही बना हुआ है प्रिज्म, लेकिन इसको ऑयल के अंदर डिप करके रख दिया हमने, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्लास। ऐसे कुछ ऑयल में इसको डाल दिया या ऐसे कुछ दूसरे मीडियम में, जेली में इसको डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? जो भी रे इंसिडेंट होगी उससे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। एंड यहां पर क्या मिल रहा है हमें? इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा मिलेगा। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे मूव कर गया ये। और जैसे ही रेयरर टू डेंसर जाएगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इमरजेंस कम मिलेगा, ठीक है? तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? इस वजह से ये जो बेंडिंग होगी, है ना, कैसे होगा? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द प्रिज्म, अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द प्रिज्म। समझ में आया क्या? तो ये है आपका ऑब्जर्वेशन। अगर एक प्रिज्म को अपने नॉर्मल या रेयरर मीडियम में रखा, तो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिंग थ्रू इट विल बेंड towards the base of the prism, and if a glass prism is kept in a denser medium or a denser surrounding, so then it will bend क्या? away from the base of the prism। समझ में आया क्या आपको? तो ये सारी चीजें आपको बेसिक कॉमन सेंस से समझ में आनी चाहिए। और जैसे ही हमने अब डेविएशन की बात की, तो कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है, वो हम लोग देखेंगे आज, ठीक है? समझ में आ रही है चीजें? तो पूरा नहीं मिटाऊंगा मैं, ये आप लिख लेना। यहां पर हम लोग हेडिंग डालते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। कौन से फैक्टर्स है? तो जब भी आपने डायग्राम ड्रॉ किया, आपको समझ में आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो भी हमने डेविएशन का इसके प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया है वो। फिर दूसरा फैक्टर क्या है कि कौन सा मटेरियल है, तो मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मटेरियल ऑफ प्रिज्म मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज, द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो इट विल, जैसे रेड लाइट सबसे कम डेविएट हुआ था, बेस की तरफ नहीं गया था, तो एंगल ऑफ डेविएशन कम बनेगा। अगर वॉयलेट लाइट है जो सबसे ज्यादा डेविएट होती है, ठीक है, तो हमने इस वीडियो में इसको डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। और चौथा मेजर फैक्टर है जिसपे डिपेंड करता है, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लिख देता हूं मैं,
ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, म्यू पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स है जिनके ऊपर डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है, वो आपको कंसिडर करने हैं। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं, है ना, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो प्लीज आप इन सारी चीजों को खत्म कीजिए आज। थैंक यू। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन व्हाइट एंड कलर्ड लाइट। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? इफ एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स तो वो ब्लैक दिखेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स ऑल द कलर्स तो क्या, वो व्हाइट दिखेगा। ठीक है, तो जो भी हम कलर कॉम्बिनेशन देखते हैं या कलर्स देखते हैं ऑब्जेक्ट के, वो हमेशा इन रेफरेंस टू कलर एज सीन इन व्हाइट लाइट, मतलब व्हाइट लाइट में जो हम देखते हैं, बैकग्राउंड में व्हाइट लाइट होना चाहिए, उसके साथ हम देखेंगे। अब जैसे ये बॉटल है जो रेड कलर की है, क्यों? क्योंकि इस पे पड़ने वाले जो भी लाइट है ना, वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और रेड को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये रेड दिखता है, रेड को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। जैसे रोज है, रेड रोज है, तो क्या होगा, इस रोज में जो भी पड़ने वाली व्हाइट लाइट है जो रोज पे पड़ेगी, ठीक है, तो इसको मैं, इसका जो सराउंडिंग है वो व्हाइट लाइट का है। ठीक है, इसको नेचुरल लाइट में, व्हाइट लाइट में रखा गया है, तो इसमें ये रोज रेड लगेगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारी जो दूसरे कलर्स है वो क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, सॉरी, रेड कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है और बाकी सारे कलर्स एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन अगर मैं इसको ग्रीन लाइट में रखूं, मतलब उसका पूरा बैकग्राउंड ग्रीन रूम है, ठीक है, तो ये ग्रीन रूम में क्या हो जाएगा, सारे के सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लेगा। ग्रीन कलर तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट कर सकता है। लेकिन अब रूम में रेड है ही नहीं, रूम में रेड कलर तो है ही नहीं, क्योंकि पूरी रूम में ग्रीन कलर है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कुछ भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो हमें डार्क दिखेगा, पूरा रूम डार्क दिखेगा। देयर इज नो रेड लाइट इन द रूम। ठीक है, सेम केस लेते हैं, अगर कोई फ्लावर आपको व्हाइट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी रेस को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसको ग्रीन रूम के अंदर रख दूं, तब पूरी रूम में सिर्फ ग्रीन लाइट अवेलेबल है, तो ऑब्जर्वर जो रूम के अंदर है उसको ये फ्लावर ग्रीन ही दिखेगा, क्योंकि रूम में ग्रीन ही लाइट है, तो वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, ग्रीन ही दिखेगा। समझ में आया? इसको रेड लाइट में अगर रख दिया आपने, अगर इस फ्लावर को, लेट्स सपोज व्हाइट फ्लावर को आपने ऐसी रूम में रखा जहां पर सिर्फ रेड लाइट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हाइट जो फ्लावर है वो रेड को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या दिखेगा हमें, अब उस रूम में दूसरा कोई लाइट है ही नहीं, सिर्फ रेड लाइट है, तो अब ये फ्लावर हमें रेड दिखने लगेगा। तो इस प्रकार, तो जो भी बैकग्राउंड में हमारे लाइट है, जो भी उस रूम में लाइट है, अगर वो रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, तो उस हिसाब से, या एब्जॉर्ब कर गई, उस हिसाब से हमें दिखेगा। अगर मैं इस रेड रोज को रेड लाइट में रखता हूं, रेड रूम में रखता हूं, तो ये ऑब्वियसली रेड को रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमें रेड ही दिखेगा। ठीक है, समझ में आया क्या आपको? और अगर मैं इसको दूसरे किसी भी कलर में रखता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा उसको और हमें ये ब्लैक दिखेगा। क्या दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। ठीक है, तो जो कलर एब्जॉर्ब करता है ना, और जो कलर रिफ्लेक्ट कर जा, जो कलर रिफ्लेक्ट करेगा वो कलर हमें दिखेगा, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, और जिस कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, वो हमें नहीं दिखेगा। समझ में आ रही है चीजें, है ना? तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ लाइट इट रिफ्लेक्ट्स। तो इस कंक्लूजन, इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट
color of an object depends upon क्या? The color of light it reflects. कलर ऑफ लाइट इट रिफ्लेक्ट्स। समझ में आ रहा है? तो इतना ही है डिस्कशन। इसमें आप ध्यान में रखिए कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर डिफरेंट होता है, ठीक है, वो स्पेक्ट्रम का एनालिसिस है, लेकिन जितनी बेसिक चीजें हमें पता चाहिए इसमें ये हमने आज डिस्कस कर ली। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? ओके देन।